हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां एक छोटी सी 10 मिनट क्लास के माध्यम से अपने पुराने पढ़े हुए कंटेंट को हम अपडेट कर रहे हैं। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर बस ये 10 मिनट की क्लास क्यों होती है? मैं आपको फिर से वही की वही बातें नहीं पढ़ाना चाहता जो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं, अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं। जब हमने जनजातियों को सिलेबस में जोड़ा था तो बहुत अच्छे ढंग से इनको व्यवस्थित रूप से पढ़ा। एक व्यवस्थित नोट्स आपके पास इसका है क्योंकि हमारे पास ये सब चीजें अवेलेबल हैं, इसलिए उसे फिर से रिपीट करना और लंबे-लंबे लेक्चर्स के माध्यम से आपका भी नया नोट्स बनाना, टाइम वेस्ट करवाना मुझे उचित नहीं लगता। जो पुराना कंटेंट है उसी में अपडेशन जो हुआ है हम उसकी बात करते हैं। इसीलिए ये 10 मिनट की क्लासेस शुरू की गई ताकि आपको एक सीरीज के रूप में 10वीं यूनिट में हुए पूरे अपडेशन को उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम में आज की क्लास फिर से हम शुरू करते हैं। चलिए भगवान श्री गणेश का नाम लेते हैं, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए इस विषय पर फोकस करते हैं। यहाँ एक बहुत बेहतरीन शब्द लिखा हुआ है, आप सब लोग पढ़ रहे हैं, ग्रीन गोरिल्ला। ये बहुत मजेदार और इंपॉर्टेंट शब्द है जो आजकल एग्जाम का बहुत अच्छा टॉपिक बन रहा है। ये जो शब्द है ग्रीन गोरिल्ला, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जनजातियों का पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसकी शुरुआत ये एक ऑपरेशन जैसा है या एक अभियान जैसा है। आप इसे अभियान भी कह सकते हैं, इसे एक ऑपरेशन भी कह सकते हैं। 2012-13 में इसकी शुरुआत होती है। कब शुरुआत होती है? 2012-13 में। और इसकी जो की जनजाति हैं, जो जनजातियां इसे शुरू करती हैं, वो गोंड और कोरकू है। कौन सी जनजातियां? गोंड और कोरकू जनजाति। तो ये शब्द आप लोग याद रखेंगे। गोरकू जनजाति और गोंड जनजाति द्वारा पर्यावरण के संरक्षण हेतु, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया उसे ग्रीन गोरिल्ला अभियान कहा जाता है। कैसे शुरुआत होती है इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हरदा और बैतूल जिले में ये जनजातियां पाई जाती हैं, बहुत सारे जिलों में पाई जाती है। इस ऑपरेशन की, इस अभियान की शुरुआत हरदा और बैतूल जिले से होती है। वहां हरियाली जिरोती एक त्योहार है जो इन जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा। हरियाली जिरोती किस जनजाति या हरी जिरोती भी कहा जाता है उसे, हरी जिरोती किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गोंड और कोरकू दोनों मनाती हैं और यहाँ हरे पेड़ लगाए जाते हैं। इन जनजातियों में पहले से त्योहार है कि वो इस त्योहार के दिन हरे हरे पेड़ लगाते हैं या पेड़ लगाते हैं। 2012-13 में जब इसकी शुरुआत होती है तब होता क्या है? असली में ये कोई सोच समझकर शुरू किया गया काम नहीं था। 2012-13 में हरियाली जिरोती जो कि एक हर साल आने वाला त्योहार है, वो गोंड और कोरकू इस साल भी मनाने वाली थी 2012-13 में। और उसी साल 2012-13 में जब ये त्योहार मनाया जाता है तो स्थानीय लोग गोंड और जनजाति के या कोरकू जनजाति के वो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम इस 3 दिन के त्योहार को 1 महीने तक मनाएं, 1 महीने तक पेड़ लगाएं। पहली बार 2012-13 में हरियाली जिरोती को 1 महीने तक मनाकर 1 महीने तक लगातार गांव में खाली पड़ी जगह, सरकारी भूमि, निजी भूमि, कोई भी भूमि हो, बिना किसी की पूछ परख के, बिना किसी से परमिशन लिए वहां पेड़ बो दिए जाते हैं। और इससे शुरुआत होती है ग्रीन गोरिल्ला ऑपरेशन की। बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये क्या है, ये कहानी आपको मैं फैक्चुअल फॉर्मेट में बता देता हूं जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ग्रीन गोरिल्ला ऑपरेशन की शुरुआत कहां से हुई? तो हरदा और बैतूल जिले की जनजाति, कौन सी? गोंड जनजाति और कोरकू जनजाति द्वारा इसे शुरू किया गया। इसमें दो पक्षों को शामिल किया गया, एक पर्यावरण भी संरक्षण करना है और एक कुपोषण को भी भगाना है। तो अभियान कुपोषण जो है उसके और पर्यावरण संरक्षण दोनों में एक साथ काम करता है। अब कैसे करता है? तो गांव वालों ने सोचा कि जब हम पेड़ ही लगा रहे हैं तो क्यों ना ऐसे पेड़ लगाए जाएं जिनसे अच्छे फल भी मिले, तो हमारे बच्चे उसी से पोषण प्राप्त कर लें। मतलब फलदार पौधे लगाए जाएं। कौन से पौधे?
फल देने वाले फलदार पौधे लगाने की शुरुआत होती है, जिससे हम कुपोषण से भी लड़ लेंगे और पर्यावरण संरक्षण से भी लड़ लेंगे। इस तरीके की दोहरी समस्या के समाधान हेतु ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाता है, या इस दोहरी रणनीति के साथ ये पैटर्न डिजाइन किया जाता है। ग्रीन गोरिल्ला ये शब्द क्यों दिया गया, इसका नाम ग्रीन गोरिल्ला क्यों दिया गया? जो यूरोपियन देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वहां गार्डनिंग गोरिल्ला नाम का एक वैश्विक आंदोलन चलाया गया था, एक वैश्विक अभियान चलाया गया था। ये उससे प्रेरित है, जो पश्चिमी देशों में लोकप्रिय रहा, जहां पर लोग क्षतिग्रस्त या खाली भूमि पर फल और सब्जी वाले पौधे लगाते थे और अपने आसपास के एरिया को हरा भरा बनाते थे। ये उससे प्रेरित है, इसलिए इसका नाम गोरिल्ला, ग्रीन गोरिल्ला रखा गया। अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट रखें। मध्य प्रदेश में फलदार पेड़ लगाकर स्थानीय लोगों ने पौष्टिक फल और हरा भरा पर्यावरण बनाने के लिए इस अभियान को चला लिया, या इसकी शुरुआत हो गई। सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की, सरकारी भूमि, वन भूमि, निजी भूमि या पंचायती भूमि पर बिना किसी की अनुमति के यहाँ पेड़ लगाने का कॉन्सेप्ट लाया गया। जब हम बिना किसी की अनुमति के कुछ काम करते हैं तो वो छापामार पद्धति या गोरिल्ला पद्धति कहलाती है, इसलिए इस अभियान में गोरिल्ला शब्द जोड़ा गया, ग्रीन गोरिल्ला इसका नाम पड़ा, ये आप याद रखेंगे। ये 2012-13 में हरी जिरोती या हरियाली जिरोती उत्सव के साथ शुरू होता है, और वहां जहां हरियाली जिरोती में इस माह में हर एक पूरे महीने में वन रोपण का काम गोंड और कोरकू जनजाति ने कहा। इस उत्सव को इन्होंने मनाया, और जिससे मध्य प्रदेश में एक हरियाली की शुरुआत होती है, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू होता है। 5 मिनट में हमने 5-7 फैक्ट इस टॉपिक से रिलेटेड कवर किए, जैसे कि हरियाली जिरोती कौन मनाता है, गोंड और कोरकू। ग्रीन गोरिल्ला की शुरुआत कब से हुई, 2012-13 से। किस जनजाति द्वारा शुरू किया गया, गोंड और कोरकू। ये किस चीज को या किस उद्देश्य से, कुपोषण और पर्यावरण संरक्षण दोनों उद्देश्य से शुरू किया गया। फिर इसमें किस प्रकार के पौधे बोए जाते हैं, फलदार पौधे बोए जाते हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें हमने इसमें कवर की। अगले पॉइंट पे आते हैं, भीलों का कुंभ, बाणेश्वर मेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। भीलों का कुंभ या बाणेश्वर मेला, ये जो शब्द है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों है कि मैं इसे करंट अफेयर्स बोलकर पढ़ा रहा हूं? आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत पहले से लगा हुआ आ रहा है और हम इसे अब क्यों चला रहे हैं, हमें इससे क्या लेना देना है, क्या इसका महत्व है, इसमें करंट अफेयर्स क्या है? भारत के राष्ट्रपति, भारत की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की प्रथम व्यक्ति हैं, वो 2025 में इस बाणेश्वर मेले में जाती हैं और वहां संबोधन देती हैं। 2025 का जो बाणेश्वर मेला है वो 8 से 12 फरवरी को 2025 में राजस्थान के डूंगरपुर क्षेत्र में लगता है। वो हमेशा वहीं लगता है और यहाँ भारत की राष्ट्रपति अपना संबोधन देती हैं। और जो भारत की एक विशेषता अब शुरू हो चुकी है, हम इस जो स्वयं सहायता समूह है उसके माध्यम से सशक्तिकरण की राह अपनाए हैं, उस राह के लिए लोगों को प्रेरित करती है और इस कारण से ये करंट अफेयर्स का हिस्सा बन जाता है। तो आदिवासियों का कुंभ या भीलों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो बाणेश्वर मेले को कहा जाता है। आप लोगों को यह याद रखना है। 8 से 12 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया। कहाँ आयोजन होता है ये भी याद रख लो। कहाँ होता है इसका आयोजन? ये होता है राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ? तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले के कार्यालय से 60-70 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र है, वहां बने हुए टापू पर ये मेले का आयोजन किया जाता है। एक मंदिर है जिसका नाम बाणेश्वर मंदिर है। मंदिर शंकर भगवान को समर्पित है। अब देखो भीलों का रिलेशन फिर जुड़ेगा। भीलों का रिलेशन भगवान शिव या शंकर से जुड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य केंद्र क्या होता है?
मुख्य केंद्र होता है भील जनजाति के लोगों के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, क्योंकि भील लोग अपने आप को भगवान शिव का वंशज मानते हैं। एक किंवदंती के अनुसार ये शिव से उत्पत्ति इनकी हुई है, इसलिए ये इस बाणेश्वर मेले को महत्वपूर्ण माना गया है। वैसे जितने भी कुंभ हमारे दुनिया में लगते हैं वो सब शिव को समर्पित हैं, ये भी आप याद रखेंगे। कब मनाया जाता है? तो माघ मास में। कब? माघ मास की पूर्णिमा को, जनवरी और फरवरी महीने में जो जनरली आती है, फरवरी 2025 में वो 8 से 12 फरवरी को आयोजित किया गया था। किन नदियों के संगम पर? तो देखो जो कुंभ मेला है उसकी खासियत होती है कि वो नदियों के संगम पर, नदियों के किनारे लगते हैं। तो ये 3 नदी के संगम पर सोम, माही और जाखम, नाम बहुत अच्छे से याद रख लेना। सोम नदी, माही नदी और जाखम नदी, ये 3 नदियां हैं, सोम, माही और जाखम। तो इन तीनों नदियों के संगम पर इस मेले का आयोजन, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, वहां बाणेश्वर धाम नाम के मंदिर, जो कि एक शिव मंदिर है, पर आयोजित किया जाता है। जिस टापू पर यह मेला लगता है वो एक त्रिभुजाकार टापू है, ये भी याद रख लेंगे। फिर इसका उपनाम क्या है? तो आदिवासियों का प्रयाग भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का प्रयाग, और एक विशेष नाम बांगड़ का पुष्कर भी इसे कहा जाता है। ये सारे आईएमपी फैक्ट हैं जो हर एक फैक्ट एग्जाम में किसी न किसी रूप में आ सकता है। आप सब लोगों को इनको याद रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2025 के इस बाणेश्वर मेले में पहुंचती है और यहाँ महिलाओं को संबोधित करती हैं, जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। ये एक अलग से चैप्टर है, इस कारण से ये फैक्ट करंट अफेयर्स में आता है, और करंट अफेयर्स में फिर हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो कहीं ना कहीं से हमारे सिलेबस में आती हैं, सिलेबस का पहले से हिस्सा है, लेकिन डीप में वो तब जाकर पूछी जाती है जब वो करंट अफेयर्स में जीवित हो जाती हैं। प्रीलिम्स की तैयारी की शुरुआत आप सब लोग कर चुके होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं, मैं मानता हूं कि आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो इस 10 मिनट की क्लास के माध्यम से हम एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सब लोग पढ़ना शुरू कर दें। रोजाना एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, रोजाना एक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। टेस्ट लगाने से आपके अंदर एक विशेष क्वालिटी, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उनको याद रखने की कैपेसिटी जन्म लेती है, इसलिए रोज एमसीक्यू लगाना जरूरी है। आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या किसी और का, किसी भी रूप में रोज 100 से 200 एमसीक्यू लगाएं। ये विशेष रूप से मेरा सभी स्टूडेंट से जो कि 2026 की प्रीलिम्स परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं, वो जरूर इस काम को करना शुरू कर दें। चलिए शुरू करते हैं, या इस क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।